तो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबों का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं, साथ में आप सभी अपने प्रिपरेशन रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं एंड यू ऑल आर और एक अच्छा ओके चलिए। तो हम लोगों ने क्लास को शुरू किया और द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, चूंकि हम थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे दिलचस्प बात यह है, थैंक यू उपासना, बाकी सभी को मेरी स्क्रीन पीपीटी स्क्रीन आवाज सब कुछ क्लियर है? प्लीज लेट मी कंफर्म एवरीथिंग इज गुड, क्लियर एंड फाइन, क्लियर है सबको? ओके थैंक यू। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो बाकी तीन किताबें हैं जैसे द लॉ ऑफ द पीपल, दिस वाज पब्लिश्ड इन 1993, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, दिस वाज पब्लिश्ड इन 1993 एंड जस्टिस एज फेयरनेस, ये 1985 में एक आर्टिकल लिखा गया था और फिर एक किताब के रूप में इसे बाद में पब्लिश किया गया था, जस्टिस एज फेयरनेस ए री स्टेटमेंट। और ये जो आर्टिकल था इसका पूरा नाम था, कैन एनीवन कमेंट, इसका पूरा नाम क्या था? कोई बताएंगे? What was the full name of Justice as Fairness, जो एक आपका आर्टिकल था? Anyone? Very good. Justice as Fairness, political, not metaphysical. ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जस्टिस एज फेयरनेस, पॉलिटिकल, नॉट मेटाफिजिकल। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक आर्टिकल रिटन बाय जॉन रॉल्स। चलिए, तो आप अपने जल्दी से बता दीजिए वो कौन कौन से टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद आता है बाय जॉन रॉल्स। वी हैव 2 मिनट, 2 मिनट में जल्दी से बताइए कौन कौन से टर्म्स आपको याद आते हैं। ओरिजिनल पोजीशन की बात, वेरी गुड। वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात, वेरी गुड। लेक्सिकल ऑर्डर की बात, गुड, वेरी गुड। रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम की बात, वेरी गुड। एनी मोर? डिफरेंस प्रिंसिपल, वेरी गुड। एनी मोर? ओवरलैपिंग कंसेंसस, वेरी गुड श्रद्धा। एनी मोर? एनी मोर? मैक्सिमिनी प्रिंसिपल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और कुछ जो बच गया है और बताइए, एनीथिंग दैट इज रिमेनिंग? प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, वेरी गुड उपासना। एनी मोर? इक्वालिटेरियन थिंकर, वेरी गुड। मतलब इनको पॉलिटिकल सोशल थिंकर माना जाता है। वन ऑफ द मॉडर्न सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर, ये एक ऐसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर है बट अभी कंटेम्पररी टाइम में इन्होंने ये काम किया है। इसके साथ साथ इनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस को क्या कहा जाता है? प्योर प्रोसीड्यूरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। इनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस को क्या कहा जाता है? प्योर प्रोसीड्यूरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसके साथ साथ इनकी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसमें जो लेक्सिकल ऑर्डर है उसमें सबसे पहले लिबर्टी प्रिंसिपल, फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल और उसके बाद है आपका डिफरेंस प्रिंसिपल। इज इट? यस, he was criticized by libertarian thinkers like Robert Nozick. This is true. इनको
क्रिटिसाइज किया गया था लिबर्टेरियन थिंकर्स के द्वारा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बट रॉल्स मेड ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन कंटेम्पररी पॉलिटिकल साइंस, यू नो व्हाई। एक और पॉइंट जो आपको याद आ रहा होगा कि अगर ये आए क्वेश्चन कि रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस में किसका किसका योगदान था, तो उसमें आपको जॉन रॉल्स का एक बहुत बड़ा नाम आता है, याद रहेगा। जॉन रॉल्स मेड ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर टू टाइप ऑफ राइट्स प्रायर लाइक गरिमा, सम्मान, अदर, नहीं इन्होंने प्राइमरी गुड्स की बात की थी श्रद्धा, वो ये था प्राइमरी गुड्स जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, ये जो चीजें हैं वो प्राइमरी सोशल गुड्स थी, ठीक है। ही डिस्कस अबाउट प्राइमरी सोशल गुड्स जो सभी को मिलता है आफ्टर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाज वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, ये एक वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए एक स्टेटमेंट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई एम आस्किंग, प्लीज लिसन केयरफुली। यदि न्याय का दीपक, सुन रहे हैं, यदि न्याय का दीपक अंधेरे में बुझ जाए, यू नो, जो न्याय जस्टिस का वो जो दीपक है वो अंधेरे में बुझ जाए, तो अंधेरा कितना गहरा होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये किसने कहा? यदि न्याय का दीपक अंधेरे में बुझ जाए तो अंधेरा कितना गहरा होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये स्टेटमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, रॉल्स की नहीं है, नो रॉल्स की नहीं है, अमर्त्य सेन की भी नहीं है। इन्होंने किताब लिखा है डेमोक्रेसी इन अमेरिका। डेमोक्रेसी इन अमेरिका किनकी बुक है? टॉकविले की बुक है। दिस इज इंपॉर्टेंट बुक बाय होम, जल्दी से बताइए, सोचिए। डेमोक्रेसी इन अमेरिका, दिस इज बुक बाय टॉकविले। ठीक है, ये टॉकविले की किताब है। दिस इज द इंपॉर्टेंट बुक बाय टॉकविले। लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं एक चीज, डेमोक्रेसी इन अमेरिका, दिस इज बुक बाय दी टॉकविले, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन 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 ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी कहा था वो किसके द्वारा लिखा गया है? उस ये स्टेटमेंट जो है लॉर्ड ब्राइस ने लिखा है, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड ब्राइस। और लॉर्ड ब्राइस ने किताब लिखा था मॉडर्न डेमोक्रेसीज, याद रहेगा, मॉडर्न डेमोक्रेसीज और द अमेरिकन कॉमनवेल्थ, मॉडर्न डेमोक्रेसीज और द अमेरिकन कॉमनवेल्थ। हाँ, दीपक वाला ब्राइस होगा आंसर, ठीक है। जो स्टेटमेंट था, यदि न्याय का दीपक अंधेरे में बुझ जाए तो अंधेरा कितना गहरा होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट गिवन बाय लॉर्ड ब्राइस, एंड लॉर्ड ब्राइस रोट टू इंपॉर्टेंट बुक, द अमेरिकन कॉमनवेल्थ एंड मॉडर्न डेमोक्रेसीज, याद रहेगा। ओके फाइन। हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ? एनीवन? रूल ऑफ लॉ, ये तो सभी को याद होगा। रूल ऑफ लॉ वाज गिवन बाय whom? A.V. Dicey, very good. Okay, who made distinction between internal sovereignty and external sovereignty? आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता के बीच में किसने डिस्टिंक्शन किया था? बोधिन? नहीं, बोधिन नहीं करते हैं। बोधिन इनिशियली सॉवरेनिटी का आइडिया देते हैं, रूसो भी नहीं करते हैं। नो नो, ऑस्टिन नहीं, ऑस्टिन जो है वो आपके मोनिस्टिक व्यू ऑफ ये सॉवरेनिटी देने की कोशिश करते हैं। द करेक्ट आंसर वुड बी
ह्यूगो ग्रोटियस नाम सुना है आप लोगों ने? ह्यूगो ग्रोटियस। ह्यूगो ग्रोटियस जो है, इन्होंने इंटरनल सॉवेरेनिटी एंड एक्सटर्नल सॉवेरेनिटी के बीच में डिस्टिंक्शन किया था, याद रहेगा? विल यू रिमेंबर एवरीवन? Who stated that Pushkin is as good as poetry? ये तो सबको याद होगा। Pushkin is as good as poetry. पुष्पिन खेलना उतना ही आनंददायक है जितना काव्य पाठ करना। वेरी गुड एवरीवन, द करेक्ट आंसर वुड बी बेंथम। ओके फाइन। Who discuss about legitimate use of foods? State use legitimate use of foods. ये तो सबको याद होगा। Who wrote the book Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism? Who wrote Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism? The answer is same. That is Max Weber. Very good. Next question is, who stated that revolutions are the locomotives of history? Revolutions are the locomotive of history. मतलब क्रांति इतिहास का इंजन है, ये होते ही रहता है। Very good. The answer would be मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने इस बात को कहा था। ओके, हु डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलर रेवोल्यूशन? एनीवन? देखते कितने को याद है। रेगुलर रेवोल्यूशन की बात किसने की थी? निरंतर क्रांति। क्रांतियां जो होती है वो रुक रुक कर नहीं होती, ये निरंतर चलते रहती है। चलिए, कुछ लोग ट्रॉट्स्की लिख रहे थे। वेरी गुड। द आंसर टू बी माओ जेडोंग। याद रहेगा, मौत से तुम भी कहा जाता है इनको। और अगर क्वेश्चन ये आ जाए परमानेंट रेवोल्यूशन, परमानेंट रेवोल्यूशन अगर क्वेश्चन आ जाए तब क्या आंसर होगा? देन द आंसर वुड बी ट्रॉट्स्की। देन आंसर वुड बी ट्रॉट्स्की। और जब क्वेश्चन आ जाए टोटल रेवोल्यूशन, तब what will happen when the question will come total revolution? Then the answer will be JP Narayan. And when it will ask about Sapta Kranti, 7 revolutions, तब हो जाएगा आपका क्या? याद रहेगा, तब हो जाएगा आपका लोहिया। याद रखिएगा, ठीक है। Who stated that every small or big change in the constitution is just like revolution? किसने कहा संविधान में छोटा या बड़ा किसी भी प्रकार की बदलाव रेवोल्यूशन होता है? Very good. The answer would be Aristotle. Okay. Who stated that revolutions are festival of oppressed? जो रेवोल्यूशन होता है वो ऑपरेस्ड लोगों का फेस्टिवल होता है। कौन बताएंगे? रेवोल्यूशंस आर द फेस्टिवल ऑफ ऑपरेस्ड। सोचिए बात कौन कह सकते हैं? मार्क्स नहीं कहे। इट इज नॉट मार्क्स, वो बियॉन्ड दैट। कौन है सबसे पहले इस रेवोल्यूशन की बात करते हैं भैया, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं। द पॉइंट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड। देखो भैया, हम कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी को वास्तविकता में ये कर रहे हैं। तो द आंसर वुड बी व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन। अब बताइए लेनिन की कौन कौन सी किताबें हैं? व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट बुक दैट यू कैन रिमेंबर अबाउट लेनिन? लेनिन की कौन कौन से बुक्स है? स्टेट एंड रेवोल्यूशन। वेरी गुड। स्टेट एंड रेवोल्यूशन। और व्हाट इज टू बी डन। वेरी गुड। और imperialism, the highest stage of capitalism, the highest stage of capitalism। और 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 कोई है? वन स्टेप फॉरवर्ड।
द हाईएस्ट स्टेज ऑफ इंपेरियलिज्म, बिल्कुल। इंपेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म था। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा रंजीता। द क्वेश्चन इज कि जो इंपेरियलिज्म है, जो साम्राज्यवाद है, वो पूंजीवाद की चरम सीमा है। ठीक है, याद रखिएगा। मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स आई थिंक दूसरी की है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, एक बार चेक कीजिए आप लोग किसकी है। ये डेविड मैकलेलन की है। वेरी गुड। मैकलुहान नहीं है, डेविड मैकलेलन, यहां लिख रहा हूं, डेविड MCLEN, डेविड मैकलेलन की है, याद रखिएगा। वेरी गुड टीटा, आपको याद था। ओके ओके, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर यू, वेरी गुड, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं लोहिया की बुक, राइट फटाफट। व्हाट आर दोस बुक दैट यू कैन रिमेंबर अबाउट लोहिया? व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, मैं लिख दे रहा हूं कुछ कुछ, व्हील्स ऑफ हिस्ट्री और 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 मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, और हो गया या और भी है? एनीवन? चलिए इनका, हाँ एक वैसा भी बुक है आपका, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, बट इनकी दो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए, पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। फ्रैगमेंट्स ऑन इनकी, फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट बेंथम की है। ये बताइए, पढ़िए ध्यान से। Which statement is correct? Which statement is correct? Everybody is going for B. Somebody are going for C. मतलब दोनों सही है, ध्यान से पढ़िए। अच्छा ये बताइए, रॉल्स बेंथम की फिलॉसफी को सपोर्ट करते थे या अपोज करते थे? रॉल्स सपोर्टेड द व्यू ऑफ बेंथम और अपोज द व्यू ऑफ बेंथम? एस या ओ? ऑब्वियस सी बात है अपोज। तब आप इसका आंसर बताइए, अब आप इसका आंसर बताइए। नाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ध्यान से पढ़िए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? और तो लीजिए, ध्यान से। चलिए आप सभी ने आंसर किया है बी। डी, दोनों में से कोई सही नहीं है, ये भी अच्छी बात है। चलिए अब मैं बताऊं, कैन वी गो फॉर द आंसर? आप लोग ही बताइएगा आंसर, इट इज ओवर यू, आप खुद सोच के बताइएगा क्या होगा आंसर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टेटमेंट नंबर ए, रॉल्स प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, रॉल्स का जो प्रिंसिपल है सोशल जस्टिस का, आर करेक्टिव, ये करेक्ट करता है। करेक्टिव मतलब ये सही करता है, सही करता मतलब सुधारता है। सही करना मतलब क्या है? सुधारना। सुधारता है किसको? टू द लिबरल यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर की फिलॉसफी थी, लिबरल यूटिलिटेरियन फिलॉसफी, उसको रॉल्स का जो प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस है, ये करेक्टिव है, मतलब ये करेक्ट करता है, ये उसे सुधारता है, जो खामियां है उसे ठीक करता है। स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है?
Rawls praised the view of sacrificing all for the sake of greatest happiness of the greatest number. क्या रॉल्स की इस फिलॉसफी को प्रेज करते थे कि एक दोस्ती चाहे उसकी जान भी क्यों ना चली जाए, लेकिन अगर 98 की उससे अगर भलाई हो रही है तो हम उसे अच्छा मानेंगे. दैट मीन्स कि बेंथम की यूटिलिटेरियन फिलॉसफी को क्या रॉल्स प्रेज करते थे? द पॉइंट इज दैट. अब बताइए स्टेटमेंट ए सही है या स्टेटमेंट बी सही है या दोनों सही है या कोई नहीं सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो आप लोग कैसे गलत कर रहे हैं? ये करेक्टिव करेक्टिव से फंस जा रहे थे. करेक्टिव मतलब करेक्ट कर रहा है, इसका ऐसा मीनिंग है. ठीक है. तो रॉल्स के प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो कहीं ना कहीं यूटिलिटेरियन फिलॉसफी में जो कमी थी, जहां पे एक तरह से कहा जाए तो फॉर द सेक ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर दो चार लोगों की बलिदान देने की बात की जा रही थी, है ना. तो इस चीज को रॉल्स ने क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था और उसे करेक्ट करने की कोशिश की थी. क्लियर? सभी को क्लियर है? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? चलिए. हाँ, कुछ बोल रहे हैं श्रद्धा सर? रॉल्स तो कहते हैं कुछ प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं आप. यू आर टेलिंग अबाउट डिफरेंस प्रिंसिपल. यस. हाँ, डोनेट करना चाहिए. देखिए, विभेदिक जो प्रिंसिपल है वो कुछ ऐसा है. सबसे पहले ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ये जो स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट के खिलाफ सख्त खिलाफ कौन है? रॉल्स है. अब जो बेंथम स्टेटमेंट है, द स्टेट विल वर्क ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द लीस्ट एडवांटेज सेक्शन, कुछ ऐसा है. राइट के लिए काम करेगा, उन लोगों के लिए काम करेगा जो लीस्ट चरम सीमा पर बैठे लोग हैं. ठीक है. मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? एम आई नॉट ऑडिबल क्लियरली? इज देयर एनी वॉइस प्रॉब्लम है? कट रहा है? एम आई ऑडिबल? ठीक है. कट रहा है? ओके. ओके, अभी ठीक है? एम आई ऑडिबल नाउ? अभी ठीक है? ऑडिबल नाउ? क्लियर? ओके फाइन. चलिए, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा. अब क्लियर है श्रद्धा? इट इज क्लियर टू यू? वो क्या है स्टेटमेंट? पॉइंट बी को एक बार और, चलिए पॉइंट बी समझते हैं. देखिए, रॉल्स प्रेज द व्यू ऑफ, रॉल्स जो है वह इस व्यू को प्रेज करते हैं, उसको और संतावना देते हैं कि sacrificing of the good, sacrificing of the good of some individual, कुछ लोगों के लिए जो चीजें अच्छी थी उसे हम सेक्रीफाइस करें. किसके लिए? तो फॉर द सेक ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, फॉर द सेक ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर. तो ये स्टेटमेंट क्लियर है कि जो बेंथम कहते थे कि हम कुछ लोगों की अच्छाइयों को मार सकते हैं बाकी लोगों को खुश रखने के लिए, इसके खिलाफ थे ना वो रॉल्स. क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. तो यही सारी बातें हमने यहाँ पे लिखी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार. ऑल दो थिंग्स, वहां पे जो चीजें कही गई है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए.
हाँ हाँ, वो अगर होता तो सही होता, बिल्कुल श्रद्धा, अगर वो होता तो सही होता। इसे पढ़िए। क्या होगा ये? कोऑपरेटिव वेंचर फॉर म्यूचुअल एडवांटेज। वेरी गुड। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी जॉन रॉस। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका जॉन रॉस, याद रखिएगा। थॉमस कोगे ने किस चीज का कॉन्सेप्ट दिया था? ठीक है, इसको रखिएगा। Am I audible everyone? ओके, आंसर बताइए क्या होगा इसका? व्हाट विल द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ओके फाइन, चलिए इसका क्या होगा आंसर? चलिए वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैसे देखिए आप, स्टेटमेंट नंबर बी से चलते हैं। चार्ल्स टेलर बमन्स लिबरलिज्म एज एटॉमिस्टिक कंसेप्शन ऑफ द सन। ये जो है कि लिबरलिज्म जो है वो ऑटोमेस्टिक इंडिविजुअल की बात करता है, ये बिल्कुल सही है। फिर सैंडल जो है, जस्टिस इज ओनली रिमेडियल वेंचर दैट इज नीडेड इन एन इंडिविजुअल सोसाइटी, ये भी बिल्कुल सही है। रॉल्स द राइट इज प्रायर टू द गुड, ये जो है कि हमारे जो अधिकार है वो हमारी अच्छाई से पहले है। ठीक है, जैसे वो जो उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद सबसे पहले लोगों को क्या दिया? लिबर्टी प्रिंसिपल, इक्वालिटी प्रिंसिपल, मतलब लोगों को अधिकार देने की बात सबसे पहले की उन्होंने। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, फॉर ऑल द कॉमन गुड ऑफ कम्युनिटी इज प्रायर टू द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, ये गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट इनकी नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे पढ़िए। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? Okay, everybody is giving option number A. Fine. Which statement is not correct? The question is about which statement is not correct. कौन सा statement गलत है, सही नहीं है? क्या होगा आंसर? Which statement is not correct? चलिए
आप सभी सी डी कुछ समय पहले आ रहा था आंसर ए। चलिए देखते हैं। ओके फाइन। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? पहला स्टेटमेंट, इन प्रोसीजरल फॉर्म डेमोक्रेसी इज रिगार्डेड एज ए प्रोसीजर डिजाइन टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ द पीपल फॉर पब्लिक डिसीजंस। क्या प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी में लोगों के डिसीजन के लिए एक पार्टिकुलर कंसेंट, एक पार्टिकुलर प्रोसेस या प्रोसीजर को अपनाया जाता है? यस और नो? डेमोक्रेसी इज रिगार्डेड एज ए प्रोसीजर डिजाइन टू ऑब्टेन कंसेंट। लोगों से कंसेंट लेने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोसेस को अपनाना। जैसे भारतीय संसद में कोई भी बिल अगर पास करना है तो ऐसे ही पास नहीं हो गया, आया और पास हो गया। उसके लिए एक डेफिनेट प्रोसीजर है, मेजोरिटी लाना, वोटिंग होना एंड ऑल, यू नो। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग ए कैसे कह रहे थे, ये तो सही है। स्टेटमेंट नंबर बी, elite refer to minority in whose hands power, wealth और prestige is concentrated। मतलब elite theorist जो है वो ये कहते हैं कि पावर उसके पास होता है जो वेल्थ और प्रिविलेजेस जो होते हैं जिनके हाथों में कंसंट्रेटेड होता है। मतलब जो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली पावरफुल होते हैं वो छोटे क्लास, उनके पास पावर होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सी, क्लासिकल एलिट्स, क्लासिकल एलिट जैसे कि पैरेटो, मॉस्का एंड रॉबर्ट मिचेल्स tended to take the position that democracy was no more than a foolish delusion। ये स्टेटमेंट सही है गलत बताइए? What is about this statement? टी या एफ? टी या एफ? क्या ये थिंकर्स डेमोक्रेसी को मूर्ख बताते हैं? कहते हैं भैया डेमोक्रेसी सिर्फ नाम मात्र का होता है, लोगों को बुद्धू बनाया जाता है, पावर तो कुछ लोगों के पास होता है। ये कहते हैं क्या है? बिल्कुल कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। अब पॉइंट आता है लास्ट में कि क्या मॉस्का ने सबसे पहले एलिट टर्म को यूज किया था एंड मार्क्सिस्ट टर्म को यूज किया था? नो। हु वाज दैट? हु वाज विल्फ्रेड पैरेटो। पैरेटो ने सबसे पहले इस पार्टिकुलर चीज को यूज किया था। और आपको याद होगा पैरेटो के बारे में बहुत सारी बातें, तो जल्दी से इनसे रिलेटेड 5 बातें बताइए। डू कमेंट, कम ऑन फास्ट। व्हाट द 5 थिंग्स अबाउट पैरेटो? नंबर 1, लायन फॉक्स प्रिंसिपल, वेरी गुड। कॉन्सेप्शन ऑफ लायन फॉक्स, सर्कुलेशन ऑफ एलिट, वेरी गुड। तीसरा, माइंड एंड सोसाइटी इनकी किताब है। और और हिस्ट्री इज ग्रेवयार्ड ऑफ अरिस्टोक्रेसी, वेरी गुड। किसने कहा? सोनाली, गुड। ग्रेवयार्ड ऑफ अरिस्टोक्रेसी। और थ्योरी ऑफ रेसिड्यू, थ्योरी ऑफ रेसिड्यू याद रहेगा। पावर एलीट का जो कॉन्सेप्ट सी राइट मिल्स ने दिया था, बिल्कुल, जिसको आप याद रख सकते हैं पारा से याद रख सकते हैं। पैरासिटामोल बुखार आए भैया दवाई खा लो, ठीक है। तो टी से हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टी, सी से हो जाएगा कॉर्पोरेट क्लास और एम से हो जाएगा मिलिट्री क्लास, ठीक है, याद रहेगा। चल, तो ये क्लियर हो गया अबाउट इलीट वर्ड। किसने यूज किया था? पैरेटो ने यूज किया था। द टर्म इलीट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय विल्फ्रेड पैरेटो। विल्फ्रेडो पैरेटो, ठीक है, पैरेटो, पैरेटो नॉट मिल। ओके फाइन। चलिए मैं अब आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। रेडी? रेडी फॉर द क्वेश्चन? कम ऑन। चलिए, ये किसने कहा
ध्यान से सुनिएगा, बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट है कि प्लेटो की जो रचना है रिपब्लिक, in the book Republic written by Plato, we cannot find any evidence of socialism as well as communism. मतलब रिपब्लिक में ना तो हमें समाजवाद मिलता है ना तो हमें साम्यवाद मिलता है। ये किसने कहा? चलिए मैं बताता हूं, शायद इसको पता ना हो। इसका आंसर हो जाएगा टेलर। ठीक है, दूसरा आंसर क्वेश्चन, दूसरा सेबाइन नहीं, टेलर। ये किसने कहा कि कार्ल मार्क्स हैज बीन, स्टेटमेंट ऐसा है कि प्लेटो की जो रचना है रिपब्लिक, प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक, उसमें ना तो समाजवाद मिलता है और ना तो साम्यवाद मिलता है। मतलब इन द वर्क ऑफ प्लेटो दैट इज रिपब्लिक वी कैन नॉट फाइंड एनी एविडेंस ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। गॉट इट? समझ पा रहे हैं? चलिए गुड। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए भैया, कार्ल मार्क्स ने बताया कि क्रांति होगी, पूरा खतरनाक, रातों रात सब कुछ बदल जाएगा। तो कार्ल मार्क्स ने क्रांति का उल्लेख तो किया था। कार्ल मार्क्स हैज बीन डिस्कस अबाउट रेवोल्यूशन, लेकिन उन्होंने क्रांति को करना कैसा है, कैसे है, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये किसने कहा? हु स्टेटेड दैट? अर्पिता, मैं आपको आप जो पूछ रहे हैं उसका मैं जवाब दूंगा और वेट करूंगा। ये किसने कहा कि कार्ल मार्क्स ने क्रांति का उल्लेख तो किया किंतु इसे करना कैसे है वो, उस पे वो मौन रहे हैं, साइलेंट रहे हैं। एनीवन? कौन कह सकते हैं? ऐसा कौन कह सकते हैं? सोचिए, जस्ट थिंक। वही कह सकते हैं जो पहली बार उसका प्रयोग करेंगे। द आंसर वुड बी लेनिन। वेरी गुड श्रद्धा फॉर योर, यू कैन से वो गेस करना। वेरी गुड। तो आंसर वुड बी लेनिन, व्लादिमीर लेनिन ने कहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, हु गेव द कॉन्सेप्शन ऑफ पॉलीआर्की? हु गेव द कॉन्सेप्शन ऑफ पॉलीआर्की? पॉलीआर्की, आंसर वुड बी डहल। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म थर्ड वर्ल्ड? थर्ड वर्ल्ड जो शब्द है ये किसने कॉइन किया था? अल्फ्रेड सुवे। वेरी गुड। और यहीं पे एक और आता है आपका, वो है ब्रिक। ब्रिक टर्म को किसने कॉइन किया था? जिम ओ नील। वेरी गुड, जिम ओ नील। Who wrote the book Asian Drama? Anyone? Asian Drama. वेरी गुड विश्वजीत। गुनार मिर्डल। ठीक है, गुनार मिर्डल की बुक है। गुनार मिर्डल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
Okay, very good. Who wrote the book After Hegemony? Who wrote the book After Hegemony? After Hegemony. Very good. Robert Cohen. After Virtue. Who wrote the book After Virtue? सैंडल नो, वो भी कम्युनिटेरियन ही है। आफ्टर वर्च्यू जिसने लिखा है वो भी कम्युनिटेरियन ही है, बट वो वॉल्जर या सैंडल नहीं है। मैकलेंटायर, ठीक है। हु रोट द बुक वो जस्टिस विच नेशनलिटी? वो जस्टिस विच नेशनलिटी? वो जस्टिस विच नेशनलिटी? माइकल सैंडल की बुक है। लीजिए सर, वो भी मैकलेंटायर की ही है, वो भी मैकलेंटायर की ही है। मैकिन टायर, ये मैकलिन टायर ही लिखते हैं इनको ऐसे, है ना। मैकलिन श्रद्धा मैकलिन टायर ही है, ठीक है। ओके, अब बात आता है सर माइकल सैंडल की कौन सी बुक थी? तो उनकी बुक थी लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस। याद रहेगा, उनकी बुक है लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस। इसके साथ और कौन सी बुक है? और कौन सी बुक है? एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, जस्टिस व्हाट इज राइट थिंग टू डू। जस्टिस व्हाट इज राइट थिंग टू डू। व्हाट टू, ऐसा नहीं है विश्वजीत, जस्टिस व्हाट इज राइट थिंग टू डू। याद रहेगा, जस्टिस व्हाट इज राइट थिंग टू डू। एक और है, द टेरनी ऑफ मेरिट, ये 2020 की बुक है। द टेरनी ऑफ मेरिट, याद रहेगा, द टेरनी ऑफ मेरिट। एक और बुक है, डेमोक्रेसी का डिस्कंटेंट। डेमोक्रेसी डिस्कंटेंट, याद रहेगा, डेमोक्रेसी डिस्कंटेंट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ओके, देन हु रोट द बुक स्फेयर्स ऑफ जस्टिस? स्फेयर्स ऑफ जस्टिस, वेरी गुड। हु गेट द आइडिया ऑफ नीति एंड न्याय? नीति एंड न्याय while explaining theory of justice? Who used the concept of niti and nyaya while explaining justice? And who wrote the book Idea of India? Idea of India. Very good. Sunil Khilnani. Sunil Khilnani. While who wrote the book Idea of Justice? Idea of Justice. Very good. Amartya Sen. Who wrote the book The Origin of Family? मेरी आवाज गई?
मेरी आवाज जा रही है? आई वॉज आस्किंग अबाउट, ये क्या हो रहा है? मेरी आवाज जा रही है? ओके। द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। उम्मीद है आप सभी बता दिए आंसर। द करेक्ट आंसर वुड बी फ्रेडरिक एंजल्स। नाउ हु रोट द बुक मैन द स्टेट एंड वॉर? मैन द स्टेट एंड वॉर। मैन द स्टेट एंड वॉर। Very good. Waltz. Kenneth Waltz. And Waltz is associated with defensive realism or offensive realism? Defensive realism. And he is also known as father of neo-realism. याद रहेगा? Father of neo-realism. He is also known as father of structural realism. Structural realism. ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैन वर्सेस द स्टेट, ये किसकी बुक है? मैन वर्सेस द स्टेट। मैन वर्सेस द स्टेट। वेरी गुड, हर्बर्ट स्पेंसर। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द बुक द इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन? द इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन किसकी बुक है? इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। वेरी गुड, द आंसर वुड बी एल्टन मेयो। द सिटी ऑफ गॉड, who wrote the book The City of God? Political plus social, Tom Mill. The City of God. The answer would be Augustine, संत ऑगस्टीन। याद रहेगा? चलिए अब कुछ क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ये बताइए, हु इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी? इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। वेरी गुड, द आंसर वुड बी एंथोनी डाउन्स। ठीक है, एंथोनी डाउन्स ने इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ कंसेप्शन ऑफ डेमोक्रेसी दिया है। तो अब इनमें से मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए। Who discuss about iron law of oligarchy? Very good. The answer would be Robert Michaels. Next, who get the concept of, who wrote the book The Managerial Revolution? The Managerial Revolution किसकी बुक है? जेम्स बर्नहम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। Who wrote the book Ideology and Utopia? Ideology and Utopia. Very good one, कार्ल मेनहाइम। मुझे लग रहा था आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग पास हो गए। नेक्स्ट, हु रोट द बुक यूटोपिया? यूटोपिया से किसने लिखा है? वेरी गुड, थॉमस मूर। ठीक है, थॉमस मूर। गॉट इट? वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक इंडिया इन ट्रांजिशन? हाँ, एनार्किस्ट इन यूटोपिया जो है वो नॉर्जिक की है, 1974। इंडिया इन ट्रांजिशन किसने लिखा?
India in transition. The Indian, very good, M.M. Roy. The Indian paradox. Who wrote the book The Indian Paradox? देखते हैं कितना याद है. How much you are remembering? The Indian Paradox. Very good. Mehran Winner. Who wrote the book The Lineage of Political Society? Sorry, Indian Society. The Lineage of Indian Society. Very good. The concept was given by Parth Chatterjee. And Parth Chatterjee के बारे में आप लोगों ने और कहाँ पढ़ा है? You know, can you remember the concept of nationalism? वहां पे भी पढ़ा था हम लोगों ने. इसके साथ साथ हम लोगों ने फेडरलिज्म के बारे में कुछ पढ़ा था. कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म. वहां पे भी था शायद, मुझे याद आ रहा है हल्का हल्का. ऐसा कुछ यही थे. कौन थे वो? तो कौन? इंडिया को कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म किसने कहा है? Who stated that India is coming together federation? हाँ, वेरी गुड. प्रणब वर्धन ने कहा है. देखिए यही होता है. प्रणब वर्धन ने इस बात को कहा है. ठीक है, वेरी गुड. प्रणब वर्धन. अच्छा, इस बात को ध्यान रखें. हाँ, कंफ्यूजन हो गया, मैं कंफर्म करता हूँ. देखिए, प्रणब वर्धन ने इंडिया के बारे में ये कहा था, इट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म. ठीक है, मुझे अचानक याद आया, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. और अमेरिकन डेमोक्रेसी जो है, अमेरिकन जो स्टेट है यूएसए, उसको कहा जाता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म. ठीक है, अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म. ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा. होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म भारत को किसने कहा? प्रणब वर्धन ने कहा. और कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म जो है वो यूएसए के बारे में कहा जाता है. Who gave the concept of cybernetics? Who gave the concept of cybernetics? Very good. The correct answer would be Norbert Wiener. Got it? Clear? Who wrote the book I Have a Dream? I have a dream. देखते कौन बताते हैं. मेरे पास एक सपना है. न्यू है, चलिए कोई बात नहीं, कुछ तो नया हो जाए. I Have a Dream was written by Martin Luther King. याद रहेगा? मार्टिन लूथर किंग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? यस, बिल्कुल. अर्पिता, इसका आंसर बताइए. क्या होगा आंसर? Which statement is correct?
डेमोक्रेसी से रिलेटेड सारे स्टेटमेंट्स हैं। Giovanni Sartori developed his view on democracy which are similar to those of Schumpeter. Schumpeter से सेम सेम उन्होंने किया। Like Schumpeter, he regards democracy as procedure in which leaders compete at election for authority to govern. अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है, आप सभी ने स्टेटमेंट सही दिया आंसर। ये जो स्टेटमेंट है, इन डेमोक्रेसी लीडर्स compete between them for गवर्निंग और फॉर अथॉरिटी, ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली देखा जाए तो सुम्पीटर का है, लेकिन सुम्पीटर और सार्टोरी दोनों एक जैसी बात करते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और सार्टोरी के लिए एनी नोशन ऑफ सेल्फ गवर्निंग पीपल इज डेल्यूजन, लोगों को लगता है कि हमारी शासन है, सरकार हम चला रहे हैं, ये वास्तविकता में क्या है, एक भ्रम। क्लियर है? ओके। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी वाज पब्लिश्ड इन दिस ईयर? Anyone? It was published in which year? Capitalism, Socialism and Democracy. पहली बार कब पब्लिश हुआ ये बुक? Yes, this is book by Schumpeter. This book was published in 1942. याद रहेगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। याद रहेगा, ओरिजिनली इस बुक को पब्लिश किया गया था 1942 में। मतलब पहले, सबसे पहले जो हुआ था वो 1942 में ही हुआ था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, चलिए इसका आंसर बताइए, पढ़िए ध्यान से। चलिए, आप सभी ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी, बिना पढ़े। ये बड़ी अच्छी बात है, बिना पढ़े लगा दो। सरोज, सुकांति, सपना, उपासना, सोनाली, फिरोज, अर्पिता, विशाल, विश्वजीत टी, भाग्यश्री टी। बाकी से भी बताएं क्या हुआ आंसर, सोचिए, पढ़िए। Which statement is correct? Come on everyone, बताइए। डेवलपमेंटल पावर का मतलब क्या होता है? What is the meaning of developmental power? Let us suppose that कि रंजीता के पास डेवलपमेंटल पावर है। इसका मतलब क्या है कि रंजीता वो काम कर पा रहे हैं जो दूसरे लोगों ने इनको दिया है, वो या तो वो काम जो ये खुद नया अपने अंदर सेल्फ अपॉइंट किए हैं, खुद अपने अंदर डेवलप किए हैं। बताइए कौन सा होगा, सेल्फ अपॉइंटेड गोल या अदर अपॉइंटेड गोल? किसको डेवलपमेंटल पावर कहेंगे? सेल्फ अपॉइंटेड गोल। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पे जो अदर अपॉइंटेड गोल है ये गलत है, यहाँ पे सेल्फ अपॉइंटेड गोल होगा। बाकी जो डेवलपमेंटल पावर का कॉन्सेप्ट है आपको पता होगा किसने दिया है, बताइए। Who discuss about developmental power and destructive power? The man is C.B. Macpherson. Is it? And he gave the concept of developmental power, creative freedom. You know, he discussed about the concept of creative freedom. याद रहेगा, क्रिएटिव फ्रीडम। चलिए एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, आप लोग बताइए, ये कॉन्सेप्ट, ये स्टेटमेंट, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया? क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन।
हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन? क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, फुको? नो। बाकी से बताएं, कम ऑन, जो याद आता है बताएं, नहीं याद है नो लिख दीजिए, कोई बात नहीं, जस्ट पार्टिसिपेट। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, एमपी फॉलेट, डेरिडा, ऑप्शन सर, चलिए ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन सीबी मैकफर्सन, दूसरा ऑप्शन एंथोनी गिडिंस, तीसरा ऑप्शन एंथोनी डाउन्स, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका, चलिए सुम्पीटर लिख देते हैं, क्या होगा? गिडिंस, डाउन्स? नहीं। चलिए ध्यान रखिएगा, द आंसर वुड बी जोसेफ सुम्पीटर। जोसेफ सुम्पीटर ने दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होते हैं, जो मार्केट के ऊपर मोनोपोली एस्टेब्लिश करते हैं, वो अपने तरीके से सोसाइटी को डिस्ट्रक्ट करते हैं। समझ पा रहे हैं आप सभी? जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, अच्छा सर के ऑप्शन देने का तरीका अब थोड़ा बदलाव करना होगा ना, आप लोग समझ गए हैं मुझे किसी हद तक, तो थोड़ा सा चालाक बनना पड़ेगा चलिए ओके, तो द पॉइंट इज, इस चीज को याद रखिएगा। समझ पाए? समझ पाए आंसर? क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का मतलब यह है, जो एंटरप्रेन्योर्स है वो अपने तरीके से सोसाइटी को मार्केट के ऊपर मोनोपोली एस्टैब्लिश करके वो डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। रैंडमली आएगा आंसर, भी हो गया। चलिए भाई, तो याद रखिएगा, हाँ आपने आंसर दिया था पिता, तो द आंसर वुड बी सुम्पीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा भैया देखो भारत का जो संविधान है, इट इज हेवन ऑफ एडवोकेट्स, या बोल सकते हैं वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान के बारे में किसने कहा इट इज, स्वर्ग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नहीं, के एम मुंशी ने नहीं कहा, वकीलों का स्वर्ग है। मतलब इसमें जितनी भी लैंग्वेज यूज की गई है वो जुडिशियल लैंग्वेज यूज की गई है। ईच एंड एवरी टर्म, टर्मिनोलॉजी एंड, हाँ लॉयर्स पैराडाइज, वेरी गुड, याद आ गया। आपने लिखा भाग्यश्री, उपासना एंड एवरीवन, गुड। हु स्टेटेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लॉयर्स पैराडाइज? सब पढ़ा हुआ है लेकिन वो माइंड में आता नहीं। लॉयर्स पैराडाइज, वेरी गुड, आइवर जेनिंग, आइवर जेनिंग, याद रहेगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सिमलेस वेव किसने कहा था? Who stated that Indian Constitution is seamlessly? वेरी गुड, जॉन ऑस्टिन ने कहा था, है ना? जॉन ऑस्टिन ने, यस नो? हाँ, ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा था, याद रखिएगा। जॉन ऑस्टिन नहीं सर, ग्रैनविले ऑस्टिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसने कहा था कि जो आपके नेहरू हैं, आजाद हैं, चंद्र मतलब ये मौलाना अबुल कलाम आजाद, और एक और नाम आप लोग बताएंगे, मैं बता देता हूं, चलिए राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? मैं फिर से नोट कर रहा हूं, नेहरू, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है ये, आजाद, मौलाना आजाद और राजेंद्र प्रसाद, ये ओलिगार्की फॉर्म करते हैं विद इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये किसने कहा था? दे फॉर्म ओलिगार्की विद इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हु स्टेटेड दिस पार्टिकुलर स्टेटमेंट? वेरी गुड, द आंसर वुड बी ग्रैनविले ऑस्टिन, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन वी मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए सर, नेहरू, प्रसाद, आजाद, पटेल,
नेहरू प्रसाद ठीक हो गया। अच्छा 4 थिंकर थे या 3 थे इसमें? इसमें 4 थे या 3 थे? पटेल भी थे? अच्छा 4 थे, चलिए मुझे माफ कीजिएगा। हाँ तो पटेल को आप लोग ऐड कर लीजिएगा। थैंक यू मिस मजीद, मुझे 3 ही याद आ रहा था। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन आ रहा है? सभी को स्क्रीन आ रहा है? ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। जुड़ जाइए जल्दी से, रिज्वाइन कर लीजिए। क्या होगा इसका आंसर? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, प्लीज रीड इट केयरफुली एंड दिस इज गुड टू सी दैट एवरीवन इज गिविंग द आंसर। वेरी गुड। सोचिए कौन सा इनमें से एक टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है जो ये कहता है कि सिटीजन जो है वो सिर्फ हाइपोथेटिकली, सिर्फ सपनों में वो पॉलिटिकल क्वेश्चन, पब्लिक इंपॉर्टेंस के पॉलिटिकल क्वेश्चन में पार्टिसिपेट नहीं करे। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेटिकली पार्टिसिपेट नहीं करे बल्कि एक्चुअली पार्टिसिपेट करे। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर वुड बी जोसिया, मतलब डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, याद रहेगा, विमर्शी लोकतंत्र, इसको हिंदी में कहा जाता है विमर्शी लोकतंत्र, डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी। हाँ बिल्कुल, जोसिया कोहेन की बात है। चलिए जोसिया कोहेन ने कौन कौन सी बातें कही है अभी आपके सामने रख देते हैं। जोसिया कोहेन ने कहा है कि 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं आपके डेमोक्रेसी को बेहतर बनाने के लिए। पहला, all citizens acknowledge the freedom of each citizen to participate। चाहे आप काले हो, चाहे आप गोरे हो, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, चाहे आपकी जो भी है, आप एक सिटीजन के रूप में आपके पास ये आजादी होगा कि आप पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दे में। ठीक है। दूसरा, सिटीजन्स आर फॉर्मली इक्वल, मतलब इक्वालिटी, in that each has the same right to propose issues and solutions, to offer reason for और अगेंस्ट प्रपोजल, मतलब जो भी प्रपोजल आया है उससे फोर में, उसके साथ में या उसके अपोज में आप बातें रख सकते हैं। एंड टू हैव इक्वल वॉइस इन डिसाइडिंग द आउटकम, अगर कोई आउटकम आ रहा है तो आपकी एक एक बात को सम्मान दिया जाएगा, उसको सुना जाएगा। कल जैसे हमने एक पढ़ा था, मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूं किंतु मरते दम तक आपके विचारों की रक्षा करूंगा। किसने कहा? यस्टरडे भी याद नहीं, बिल्कुल वोल्टायर ने कहा था। वेरी गुड, वोल्टायर ने कहा था। तो यही बात यहाँ पे भी हो रही है कि सबकी जो बात है उसको हम इंपॉर्टेंस देंगे। नेक्स्ट, सिटीजन्स आर सब्सटैंशियली इक्वल, जितने सारे सिटीजन्स हैं वो वास्तविकता में सभी इक्वल है। in that each has an equal opportunity to exercise their rights of participation। इस चीज को ध्यान रखिएगा। Citizens are reasonable in that they aim to defend and criticize institutions and programs in terms of considerations of others are free and equal। मतलब वो चाहे तो सरकार को 2-4 बार क्रिटिक भी कर सकते हैं और उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। यू गॉट द पॉइंट, क्लियर? जोसिया कोहेन अबाउट deliberative democracy। लेकिन who was the person who advocate for constitutional democracy? बताइए। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की बात किसने की? डेविड हेल? नहीं, अरेन लिजफार्ड। वेरी गुड एवरीवन। अर्न लिजफार्ड जो है ये लिखते हैं किताब द पैटर्न्स ऑफ डेमोक्रेसी, और इस किताब में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की बात की है, यानी कि सहवर्ती लोकतंत्र। हाँ, कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी जो बात है वो डेविड हेल की है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो यहाँ पे माइनॉरिटी ग्रुप्स होता है उसको वीटो पावर मिलता है। मतलब वो मेजोरिटी अगर उनके खिलाफ या उनके समर्थन के बिना कोई अगर काम कर रहा है तो दे कैन स्टॉप।
समझ पा रहे हैं? एंड उनको हर चीज में पार्टिसिपेशन मिलता है एक रेशियो में। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। एक था आपका कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी, ये किसका है? ये है आपका डेवी। एक और था, आपको याद आ रहा है, कॉस्मोपॉलिटन मल्टीकल्चरलिज्म। हमने पढ़ाया था, वेरी गुड, जेरेमी बेल्ट्रॉन। देखिए कैसे चीजें कनेक्टेड है। जेरेमी बेल्ट्रॉन, याद आया? जेरेमी बेल्ट्रॉन जो है वो एसोसिएटेड है। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका। Democracy is the way to give people the greatest illusion of power while allowing them the smallest amount in reality। ये किसने कहा? वास्तविकता में उनको मिलता उल्टा कुछ नहीं है, उनको सिर्फ सपने मिलते हैं। जॉन डैट, बताइए क्या होगा? ओके, सुकांति, शिवा, खिरोज, सपना, अच्छा श्रद्धा, सोनाली, उपासना, मतलब ये क्रम उपासना से शुरू हुआ था। चलिए बढ़िया, गुड। और बाकी सभी बताएं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है। याद था या तुक्का लगाए थे? तुक्का लगाया। याद था, पढ़ा हुआ था, याद था, आपने तुक्का लगाया। चलिए बढ़िया, गुड, क्लैपिंग। So, democracy is the way to give people the greatest illusion of power while allowing them the smallest amount in reality। ये स्टेटमेंट बेगा हॉट है। चलिए बाकियों का देख लेते हैं क्या है। तो बाकी जो है उनका स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी जो है उनका यहाँ पे लिखा हुआ है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। ये जो है आइडियल स्पीच सिचुएशन, यू नो, आइडियल स्पीच सिचुएशन, इसकी बात कौन करते हैं आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। Who discuss about ideal speech situation? The answer would be Habermas. Okay. Who discuss about the idea of communicative action? Who discuss about the idea of communicative action? Very good. The who discuss about the idea of legitimation crisis? Legitimation crisis. Who discussed the idea of legitimation crisis, communicative action, ideal speech situation? All are same. That is Jürgen Habermas. याद रहेगा, Jürgen Habermas। अब आप लोग बताइए Jürgen Habermas कहाँ बिलोंग करते हैं? ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, या फ्रैंकफर्ट स्कूल? ये कहां से बिलोंग करते हैं? फ्रॉम वेयर दे बिलोंग? फ्रैंकफर्ट स्कूल, स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट, या तो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट? चलिए गुड, वेरी गुड एवरीवन। द करेक्ट आंसर वुड बी सर फ्रैंकफर्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बाकी जो स्टेटमेंट है वो आप लोग कर ले जाएंगे क्या, या बताना जरूरी है सबको एक एक करके? आगे मिले, थक तो नहीं गए? गॉट टायर्ड? क्या बताया सर, इतना सारा तो हम महीने में नहीं पढ़े थे। ऐसा चल रहा है क्या माइंड में? थक गए? कंटिन्यू करें, पढ़ते हैं। चलिए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। वी हैव 1 मिनट का ब्रेक। चलिए भी अच्छा है, वी हैव 1 मिनट का ब्रेक। कहीं चिपका दीजिएगा।
चलिए सब लोग चले गए, मैच नहीं है ओलंपिक का। चलिए, देखा था कितने लोग देख रहे थे लाइव ओलंपिक जेवलिन थ्रो, देख रहे थे? 5.5 करोड़ लोग जियो सिनेमा पर कल देख रहे हैं लाइव। और क्रिकेट के बाद एक समय देखा वाला सबसे बड़ा इवेंट हो गया है अभी फिलहाल ऑन में, अगर देखा जाए बहुत बड़ा। चलिए, तो नीरज चोपड़ा ने हमें खुद किया या आप लोग नाराज हैं उनसे? क्या बताया सर, हमें तो सोना चाहिए, घर चांदी आया नहीं, बहुत था, 28 साल का रिकॉर्ड कल अरशद नदीम के द्वारा तोड़ा गया और वो बहुत बड़ा थ्रो होता है। सोचिए गोल आप अगर फुटबॉल खेलते हो मीटर 100 मीटर का डिस्टेंस होता है, सोचिए आप इस से फेंक रहे हैं सीधे इस गोल पोस्ट के पास, कितना बड़ा डिस्टेंस है। 93 मीटर 7 समथिंग था उनका, तो बहुत बड़ा थ्रो था वो। चलिए कोई नहीं, वी हैव सिल्वर। अब हम लोग सिल्वर करें, इधर हम लोग अपना सिल्वर निकालें। रेडी, कैन वी गो? रेडी, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1, हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव डायलेक्ट? Who gave the concept of negative dialect? Who gave the concept of negative dialect? बताइए जल्दी से। The answer would be Theodore Adorno. Very good, Arpita. Good. Next question. Next question. Who gave the concept of the dialectic of spontaneity? सुना आपने? स्पॉन्टैन, एक मिनट, स्पॉन्टेनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये है स्पॉन्टेनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये किसने दिया है? एनीवन? ऑलिंटाज नहीं दिया है, उन्होंने नहीं दिया है। चलिए लिख लीजिए इसका आंसर। इसका आंसर होगा रोजा लग्जमबर्ग। याद रहेगा, थ्योरी ऑफ द डायलेक्टिक ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, द आंसर वुड बी रोजा लग्जमबर्ग। हु रोट द बुक सोशल रिफॉर्म और रेवोल्यूशन? सोशल रिफॉर्म और रेवोल्यूशन, सोशल रिफॉर्म और रेवोल्यूशन, एनीवन? हु रोट सोशल रेवोल्यूशन, रिफॉर्म और रेवोल्यूशन? एक मैं हिंट दे रहा हूं, हिंट दो, रेडी फॉर हिंट? इन्होंने एक और किताब लिखा है, द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। ही रोट, मतलब जो है वो एक और किताब लिखते हैं, द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। अब तो याद आ रहा होगा, ये तो पढ़ाया गया है बुक। वेरी गुड, द आंसर वुड बी रोजा लग्जमबर्ग। दोनों का आंसर है रोजा लग्जमबर्ग। क्लियर? क्लियर? चलिए अब 2-4 क्वेश्चन मैं लेके आया था, उसको मैं दे देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग कल एक नया यूनिट शुरू करेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। डेमोक्रेसी एज यूनिवर्सल वैल्यू, ये ऐसे किसकी है? हु रोट दिस पार्टिकुलर ऐसे? जल्दी जल्दी बताइए। हाँ सर, सबसे अजीब नाम वही लग रहा है, सेला बेनहाबी। ओके फाइन, और सभी बताएं। कौन है?
डेमोक्रेसी एज ए यूनिवर्सल वैल्यू ये कैसे है, ये किसने लिखा था? चलिए बाकी सभी बताएं, कम ऑन। द आंसर वुड बी अमर्त्य सेन, याद रहेगा। आंसर इसका होगा अमर्त्य सेन। ये पब्लिश होता है 1999 में। ठीक है, क्लियर। दिस एसी पब्लिश्ड इन 1999। ठीक है, और इस ऐसे में उन्होंने यह समझाने की कोशिश की, नो क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेमोक्रेसी। इसमें उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि आपका कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपके कंट्री डेमोक्रेसी हो तो बहुत अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है, या अगर अगर आपका कंट्री डेमोक्रेसी नहीं है तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकता। इस चीज को ध्यान, इसका बताइए। नोट ए फीचर ऑफ लिबरल क्लासिकल डेमोक्रेसी। एक मिनट प्लीज जी, यहाँ पे नोट ए फीचर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। The question will be classical liberalism. क्लासिकल लिबरलिज्म बताइए, सभी को मिल गया ट्रिक? वो कौन सा ट्रिक था बताइए। अब आप लोगों ने आंसर बता दिया, वेरी गुड, इंप्रेसिव, गुड। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या गलती है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेरी गुड। एन इंडिविजुअल इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट डिवाइन। ठीक है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, बाकी सारे सही है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या किया गया है, सुन रहे हैं? Am I audible everyone? अभी आवाज जा रही है मेरी? Am I audible now? ओके फाइन। तो जितने भी थिंकर हैं आपके क्लासिकल लिबरलिज्म से वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जितने भी थिंकर आपके मॉडर्न लिबरलिज्म से हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जितने भी थिंकर आपके नियो लिबरलिज्म से हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। और यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट किनको बोलते हैं? ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट वो मार्क्सिस्ट थिंकर है जो आफ्टर कार्ल मार्क्स उन्होंने अपने थ्योरीज देने की कोशिश की है। और यहीं पे एक और आ सकता है आपका क्लासिकल मार्क्सिस्ट। तो क्लासिकल मार्क्सिस्ट में आपका कार्ल मार्क्स और एंजल्स ये दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म में ये थिंकर्स हैं, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म में अल्थुसर और पोलेंटाज हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रैंकफर्ट स्कूल में आपका मार्क्यूस और खाइमर, हैबरमास, ठीक है, फ्रेंच फेनन भी आ सकते हैं, सिंस ये उसी टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, और एक तरह से कहा जाए तो ये भी जो प्री एस्टेब्लिश आइडियाज है उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मार्क्सिज्म जो कार्ल मार्क्स के बाद डेवलप होता है उसमें ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म और नियो मार्क्सिज्म। ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म वो है जो कार्ल मार्क्स की आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बाय सम चेंजेस। ठीक है, बाय सम चेंजेस। लेकिन नियो मार्क्सिस्ट जो है वो एक तरह से देखा जाए तो ग्रामसी के आइडिया पे और इंटरनेशनल रिलेशन में रॉबर्ट कॉक्स के आइडियाज पे आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपको मिलेगा स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म,
जिसमें हमने भी आपको बताया अल्थुसर, वॉलंटास। अल्थुसर के बारे में आपको याद होगा, आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस, रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस। इसके साथ साथ इन्होंने यंग मार्क्स, ओल्ड मार्क्स के बीच में डिस्टिंक्शन किया था, ठीक है। वॉलंटास जो है वो भी स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म में उन्होंने काम किया है, और साथ ही में फ्रैंकफर्ट स्कूल और क्रिटिकल स्कूल आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। एक चीज यहाँ है कि मैरी रॉथबार्ड, इनके बारे में आपने सुना होगा। इन्होंने पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स को, प्लीज लिसन केयरफुली, इन्होंने राजनीतिक जितने भी लोग होते हैं उनको और जो नौकरशाह होते हैं उनको कंपेयर किया है गैंग ऑफ रॉबर्स से। रॉबर्स समझते हैं ना, लुटेरे। देखिए लुटेरे कौन है। मैरी रॉथबार्ड कहती है कि ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो एक सड़क बनाने में आधे की हिस्सेदारी करते हैं, सोच लीजिए। और उसमें आधे का आधा में कौन जाते हैं, आधे का आधा किधर जाता है, ब्यूरोक्रेट्स के पास। और बेचारा रोड बनता है 2 महीने में उसका खुश हो जाता है। रोड हो, नाला हो, या आपका वो पुल हो, ब्रिज, खट्टा मीठा मूवी, क्या बात है, बहुत अच्छी मूवी है। तो समझ पाए, याद हो जाएगा ये। जस्ट आई ट्राई टू कनेक्ट, ताकि आप याद हो जाए चीजें, ठीक है। जोक से पार्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को कीजिए, ये बताइए, एक दो क्वेश्चन और है, ज्यादा नहीं है, बस कुछ मिनट और, उसके बाद आप लोगों की छुट्टी आज की। जल्दी से बताइए कौन से स्टेटमेंट टीएच ग्रीन की नहीं है। विच स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद टीएच ग्रीन। यस सर, रिसेंट की पीवाईक्यू है, बिल्कुल। चलिए वेरी गुड। तो ये जो ऊपर के 3 स्टेटमेंट हैं ये है आपके टीएच ग्रीन की। ये तो टीएच ग्रीन की आपको पता है, ये भी हमने कल हिंडर द हिंड्रेंसेस हमने बताया था। ये कैपेसिटी ऑफ डूइंग व्हाट डूइंग एंजॉयिंग एवरी स्टेट इज नॉट बाय द राइट दैट इज मेंटेन्स, ये लॉस्की की है, ये हमने किया था। और बाकी जो लॉस्की के दूसरे स्टेटमेंट है वो भी ध्यान रखिए। जैसे पहला है राइट्स आर, जो मैं हमेशा कहता हूँ, दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सिट बेस्ड ऑफ हिमसेल्फ। इसके बाद a social order which is not based on recognition of rights is built on sand, ठीक है। वो सोशल ऑर्डर जो अधिकारों को पहचान कर नहीं बनाया गया है वो बालू पे बना हुआ है, मतलब वो कब ढह जाएगा वही कोई ठीक नहीं है, ठीक है। और राइट्स आर द क्लेम्स नॉट एम्प्टी ऑफ ड्यूटीज, जो राइट्स होते हैं, जो क्लेम्स होते हैं उसमें ड्यूटीज भी शामिल होता है ये। अच्छा, एक थिंकर है जिन्होंने यह कहा कि आप ड्यूटीज को निभाओ, राइट्स अपने आप मिल जाएगा। किसने कहा है? आप अपने ड्यूटीज को करो तो अपने कर्म को ऊंचा रखो, अधिकार अपने आप मिल जाए। गांधी ने कहा है, याद रहेगा, महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, हु रोट द रेवोल्यूशन बिट्रेड। द रेवोल्यूशन बिट्रेड किसकी बुक है? चलिए एक और, द करेक्ट आंसर इज ट्रॉट्स्की। पॉवर्टी एंड फेमिनिन, ये किसकी बुक है? ये किसकी एक्चुअली, ये मतलब बोल सकते हैं आप राइटिंग है। पॉवर्टी एंड फेमिनाइन, फेमिनिन बोलिए, फेमिनाइन बोलिए, बोलिए, मतलब महामारी और गरीबी होता है ना, ये किसकी है? इस पे नोबेल प्राइज दिया गया था 1988 में। द पर्सन गॉट नोबेल प्राइज इन 1988। वेरी गुड, अमर्त्य सेन, गुड। द आंसर वुड बी अमर्त्य सेन, याद रहेगा, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, ट्रॉट्स्की की बुक है जिसमें उन्होंने स्टालिन को क्रिटिसाइज किया है,
ठीक है, क्योंकि स्टॉलिन जो है वो क्या कर रहे थे यार, बुक का नाम क्या है, द रेवोल्यूशन बिट्रेड। लोगों के साथ क्या किया गया, रेवोल्यूशन करके धोखा दिया गया, क्योंकि एक टोटलिटेरियन सरकार को बना दिया गया बाय स्टॉलिन। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये किसने कहा, एग्जिस्टेंस इज प्रायर टू एसेंस। वेरी गुड, द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, जीन पॉल सार्त्रे। ओके, उदी अरासू, ये किसने लिखा, उदी अरासू, कौन इसको पब्लिश करते थे, 1924 फर्स्ट पब्लिशन। चलिए, वेरी गुड, द करेक्ट आंसर वुड बी ईवी रामास्वामी पेरियार। तो आज पेरियार के साथ हम लोग यही तक रखते हैं, बाकी हम लोग कब करेंगे, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, एनीथिंग, कोई दिक्कत, प्रॉब्लम? ओके, तो आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ये जानकर काफी अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने पढ़ाई किया है। दिस इज गुड टू नो दैट यू ऑल हैव रियली वर्क हार्ड, एंड क्लैपिंग फॉर दैट। ऐसे ही बनाए रखिए और हमेशा रखिए। पढ़ना सिर्फ जेआरएफ के लिए नहीं है, अपने लिए पढ़ना है, ठीक है, ताकि वो आने वाले कल को भी ठीक कर सके। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, लेट्स मीट अगेन टुमारो, थैंक यू, ध्यान रखिए अपना सभी लोग।